हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 6 में स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्चुअली में ये जो दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम है हेनरी और फराडे, उनके दिमाग में ये बात आई कि जो चैप्टर 4 में हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिज्म है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिज्म है। तो उनके दिमाग में ये बात आई कि अगर मैग्नेट इलेक्ट्रिक करंट से प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या हम मैग्नेट से करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसी के बेसिस पर उन्होंने बहुत सारे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए और फाइनली उन्हें ये रिजल्ट मिला कि ये पॉसिबल है। तो इस चैप्टर में हम लोग उसी सारी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्चुअली में यही है कि मैग्नेट की वजह से हम लोग क्या प्रोड्यूस करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि चैप्टर 4 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट तो है लेकिन उसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है, और इसी सवाल के लिए कि इज द रिवर्स ऑफ दिस फेनोमेना दैट करंट हैज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इस सवाल के लिए उन्होंने इसके ऊपर इसके जवाब के लिए काम किया और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं, हेनरी और फराडे के एक्सपेरिमेंट को, ठीक है। तो सबसे पहले जो उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट बहुत सारे किए उसमें से 3 एक्सपेरिमेंट हम लोग समझेंगे जिसमें फाइनली रिजल्ट उन्हें मिला, ठीक है। तो वो क्या क्या एक्सपेरिमेंट है देखिए। फराडे और हेनरी ने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, किस सवाल के जवाब के लिए कि जो करंट है उसकी वजह से मैग्नेटिज्म तो है, क्या मैग्नेट की वजह से करंट है या नहीं। तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उनमें से जो 3 एक्सपेरिमेंट है जो हम लोगों को पढ़ना है वो क्या क्या है देखिए। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट 1 है उसमें उन्होंने एक कॉइल लिया और उस कॉइल को जोड़ दिया गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस है जो प्रेजेंस ऑफ करंट को बताता है। एमीटर वो डिवाइस जो जैसे आपको पता है कि इस सर्किट में करंट है लेकिन कितना है उसके मैग्नीट्यूड को जानना है, तो उसके मैग्नीट्यूड को जानने के लिए हम लोग एमीटर लगाएंगे। लेकिन अगर प्रेजेंस ऑफ करंट का पता लगाना है तो हम लोग ये गैल्वेनोमीटर लगाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने एक कॉइल लिया और इसमें ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया। उसके बाद इन्होंने एक बार मैग्नेट लिया और फिर बार मैग्नेट से उन्होंने ये करा कि ये मैग्नेट है, बार मैग्नेट, इसको होल्ड करके कभी इस कॉइल के नज़दीक ले जाते थे और फिर इस कॉइल से दूर ले जाते थे। तो ये जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया तो उसमें उन्होंने ये नोटिस किया कि जैसे ये कॉइल है, मान लेते हैं ये कॉइल है और ये बार मैग्नेट है। अब जब इस कॉइल के नज़दीक वो बार मैग्नेट ले जाते थे तो जब कॉइल यहाँ पर है, ये कॉइल है, ये बार मैग्नेट है, जब बार मैग्नेट यहाँ पर है तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं। लेकिन जैसे ही कॉइल इसकी तरफ बढ़ता है तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। जैसे मान लेते हैं कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। जब बार मैग्नेट ठीक है, जब बार मैग्नेट कहाँ पर है, एट ए पर है, तो गैल्वेनोमीटर में, ठीक है, गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं, ठीक है। जब बार मैग्नेट, ये कॉइल हो गया, बार मैग्नेट कहाँ, ए पर रखे हुए हैं, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है गैल्वेनोमीटर। लेकिन जैसे ही ए से बी की तरफ लेकर बढ़ते हैं तो ए टू बी मतलब ये मोशन में है। तो जब ए टू बी मोशन में है तो देखते हैं कि यहां पर डिफ्लेक्शन है। फिर लाकर वो क्या करते हैं, बी पर रोक देते हैं। तो ए पर था, कोई डिफ्लेक्शन नहीं, जैसे ही हम ए से बी की तरफ बढ़ाएं तो देखें कि डिफ्लेक्शन है, क्योंकि ए से बी की तरफ लाने में मोशन है। अब जब वो बी पर लाकर रोक देते हैं एट बी, तब फिर से क्या दिखता है, नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं। और फिर जब वो बी पर लाकर रोके तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं। फिर जब वो बी से ए की तरफ ले जा रहे हैं, बी टू ए, यहां पर भी वो किस में है, मोशन में, तो उन्हें डिफ्लेक्शन दिख रहा है। तो उन्होंने ये आइडिया, ये अंदाजा लगाया, ये ऑब्जर्व किया कि जब बार मैग्नेट ए पर है, मतलब यहां पर रेस्ट में, ए पर वो रेस्ट में है, और जब बी पर है तो भी रेस्ट में,
तो जब जब वो रेस्ट में है कोई डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन जब जब वो मोशन में है, मोशन ए से बी की तरफ या बी से ए की तरफ, तो उन्हें डिफ्लेक्शन दिखता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने अंदाजा ये लगाया, एक चीज तो जो सवाल था वो सवाल ये था क्या कि मैग्नेट से करंट प्रोड्यूस करना है, तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन इस बात का सबूत है कि ये रिवर्स पॉसिबल है, मतलब कि करंट प्रोड्यूस हो सकती है। लेकिन यहां पर अब बात यह है कि प्रोड्यूस जो करंट का प्रोडक्शन है वो एक्चुअली में किस वजह से हो रहा है। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट में ये दिख रहा है कि करंट का प्रोडक्शन इस बार मैग्नेट के मोशन की वजह से, ठीक है, बार मैग्नेट के मोशन की वजह से। तो इस चीज को कंफर्म करने के लिए उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि बार मैग्नेट को रिप्लेस कर दिया गया दूसरे कॉइल से। इस कॉइल में क्या है, बैटरी है और स्विच है। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे इस कॉइल में करंट फ्लो होनी शुरू हो जाएगी, और हमने चैप्टर 4 में पढ़ा है जहां करंट है वहां पे मैग्नेटिज्म है। तो यहां पर जब करंट फ्लो होनी शुरू हो जाएगी तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जैसे ही मतलब कि मैग्नेटिक इस करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट है, मतलब ये बार मैग्नेट की जगह में इसे रख दिया। अब क्या करते हैं, इसके साथ भी ये वाला काम करते हैं। इसे भी जब हम ए पर रखते हैं तब, और जब हम बी पर लाते हैं तब, तो इसके साथ भी जब हम वहां ए पर रखें तो देखें कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं। फिर जब हम ए से बी की तरफ लाए मोशन तो देखें कि डिफ्लेक्शन हो रहा है। फिर बी पर लाकर रोक दिए तो देखें कि नो डिफ्लेक्शन। फिर बी से ए की तरफ ले गए तो डिफ्लेक्शन हुआ। मतलब कि बार मैग्नेट को सिर्फ हमने रिप्लेस कर दिया किससे, करंट कैरिंग कॉइल से। बाद बाकी जो रिजल्ट है वो सेम टू सेम आ रहा है। तो इससे अभी तक वो श्योर नहीं हुए। अभी तक उनके पास कंक्लूजन क्या है कि मैग्नेटिक ये करंट प्रोड्यूस हो रहा है किस वजह से, रिलेटिव मोशन की वजह से। करंट किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, रिलेटिव मोशन की वजह से। अभी तक ये कंक्लूजन है, लेकिन इससे वो मतलब कि क्या कहते हैं, सेटिस्फाइड नहीं। तो फिर वो तीसरा एक्सपेरिमेंट किया। अब वो तीसरा एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, सेम चीज है, कॉइल है जिसमें गैल्वेनोमीटर है, दूसरा कॉइल है जिसमें बैटरी है और स्विच है, ठीक है। अब जैसे ही यहां पर जो स्विच है, ये स्विच कैसा है, टैपिंग की, ठीक है। टैपिंग की उसे कहते हैं, जो डोर बेल में जो स्विच लगा होता है उसको आप ऑन कीजिए वो खुद ब खुद ऑफ हो जाता है, वैसा वाला स्विच है यहाँ पर। अब जैसे ही वो स्विच ऑन करते हैं, अब यहां पर देखिए क्या होता है कि जब स्विच ऑफ है, ऑफ कंडीशन है, तो यहां पर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन, ये स्विच हो गया और ये हो गया गैल्वेनोमीटर, ठीक है। स्विच जब ऑफ है गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं, लेकिन जैसे ही वो स्विच ऑन करते हैं तो ऑफ से हुआ है ऑन, तो डिफ्लेक्शन आपको दिखता है। फिर जब वो ऑन करके छोड़ देते हैं तो फिर से नो डिफ्लेक्शन, और फिर जब वो ऑन से ऑफ करते हैं तो फिर डिफ्लेक्शन दिखता है, ठीक है। तो तीसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि सेकंड वाला ही एक्सपेरिमेंट में जो चीज था वही है, बस यहाँ जो स्विच है उस स्विच को रिप्लेस कर दिया किससे, टैपिंग की से। अब जब टैपिंग की से रिप्लेस किए तो हुआ ये कि जैसे ही वो टैपिंग की से रिप्लेस किए तो टैपिंग की जब ऑफ है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा। फिर जैसे ही वो ऑफ से ऑन, मतलब ऑफ था, ऑन किए, डिफ्लेक्शन दिखा, ऑन करके छोड़ दिए, कोई डिफ्लेक्शन नहीं, फिर ऑन से ऑफ किए तो डिफ्लेक्शन है। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट से एक चीज तो कंफर्म है कि रिलेटिव मोशन जो है वो एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट नहीं। मतलब इस वाले एक्सपेरिमेंट से एक चीज तो कंफर्म हो गया कि रिलेटिव मोशन जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है करंट पैदा करने के लिए, ठीक है। तो एक चीज कंफर्म, रिलेटिव मोशन नहीं है। अब दूसरी चीज जो यहां पर है वो एक्चुअली में हो क्या रहा है ये देखिए, ठीक है। यहां पर जो करंट है, यहां पर जैसे ही हम स्विच ऑफ करते हैं, मान लेते हैं इस सर्किट में जब इस बैटरी की वजह से, इस पोटेंशियल की वजह से इस सर्किट में मैक्सिमम करंट का जो फ्लो है वो कितना है, 10 एम्पियर। तो जब ये स्विच ऑफ है तो करंट कितना, 0 एम्पियर। जब ये ऑन हो जाएगा तो मैक्सिमम करंट कितना, 10 एम्पियर। तो अब देखें अगर कि जैसे ही, ठीक है, जैसे ही हम स्विच ऑफ से ऑन करते हैं तो एक झटके में तो 10 एम्पियर नहीं होगा, ठीक है। जैसे ही हम स्विच ऑन से ऑफ करेंगे तो ऐसा नहीं ना 0 एम्पियर है और फिर अगले सेकंड ऑन किए और 10 एम्पियर होगा। ये कि पहले 0 एम्पियर होगा, फिर उसके बाद 1 एम्पियर, 2 एम्पियर करते करते तब जाकर 10 एम्पियर होगा।
फिर उसके बाद जब हम ऑन से ऑफ करेंगे और जब हम ऑन कर दिए तो 10 एम्पियर पे कांस्टेंट हो गया, जब हम ऑफ करते हैं तो 0 एम्पियर पे कांस्टेंट, ठीक है। और जब हम फिर ऑफ से ऑन करते हैं तो फिर से 9 एम्पियर, 8 एम्पियर और करते करते 0 एम्पियर और फिर 0 एम्पियर पे कांस्टेंट। मतलब यहां पर करंट का वेरिएशन 0 एम्पियर से 10 एम्पियर के बीच में करंट वैरी कर रहा है, फिर 10 एम्पियर से 0 एम्पियर के बीच में करंट वैरी कर रहा है। तो इससे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि एक तो रिलेटिव मोशन प्राइमरी कंडीशन नहीं है, दूसरी चीज ये है कि जब आप ऑन से ऑफ, ऑफ से ऑन या ऑन से ऑफ कर रहे हैं तो करंट की जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रही है, और करंट के चेंज इन मैग्नीट्यूड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज होगा, ठीक है। क्यों चेंज होगा? क्योंकि हम जानते हैं करंट जहां भी है वहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड है, और सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कौन है? ये करंट। तो करंट जितना इंक्रीज करेगा, ठीक है, करंट जितनी इंक्रीज होती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड भी उतना इंक्रीज होता चला जाएगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या होगा? इंक्रीज होता चला जाएगा। तो जब यहाँ पर जब ये ऑफ है तो यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं। लेकिन जैसे ही हम ऑफ से ऑन करते हैं तो 0 एम्पियर फिर 1 एम्पियर जितना मैग्नेटिक फील्ड इससे लिंक होगा, मैग्नेटिक फील्ड 1 एम्पियर जितना मैग्नेटिक फील्ड ये क्रिएट करेगा, तो 1 एम्पियर जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फिर अगले ही सेकंड 2 एम्पियर, तो फिर 2 एम्पियर लाइक मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी 2 एम्पियर, फिर करते करते 10 एम्पियर तक मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो हो ये रहा है कि जैसे जैसे करंट इंक्रीज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होता चला जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने की वजह से इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक हो रहा है वो भी इंक्रीज होता चला जा रहा है। और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे लिंक हो रहा है और वो इंक्रीज कर रहा है तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जब लिंक होगा किसी भी सरफेस एरिया से तो हम क्या कहते हैं उसको? मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस एरिया से लिंक हो तो उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे, उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सरफेस एरिया से लिंक हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? मैग्नेटिक फ्लक्स, जो चैप्टर 5 में आपको पढ़ना था। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इससे लिंक होता चला जाएगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक हो रहा है वो क्या कर रहा है? चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि यहां पर करंट के मैग्नीट्यूड में चेंजेस है जब आप ऑफ से ऑन या ऑन से ऑफ कर रहे हैं। तो इस चेंज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंज, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया से लिंक हो रहा है इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज। तो यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स का जो चेंज है वही रिस्पॉन्सिबल है इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस करने के लिए या करने का, ठीक है। तो इस कॉइल में करंट इस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है वो चेंज हो रहा है। तो इसी एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर फराडे ने 2 लॉ दे दिए, ठीक है। क्या 2 लॉ है? ये एक्सपेरिमेंट अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप 2 लॉ भी समझ गए, ठीक है। 2 लॉ क्या है? इसी के बेसिस पर है, ठीक है। देखिए पहला लॉ क्या कहता है? पहला लॉ ये कहता है कि जब कभी किसी भी कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक करे और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो लिंक कर रहा है वो चेंज हो, तो जिसमें लिंक कर रहा है और जिसमें चेंज हो रहा है उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड होगा। ये फर्स्ट लॉ है। ये एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर है। हम लोगों ने देखा कि जब हम स्विच ऑन ऑफ कर रहे हैं करंट के मैग्नीट्यूड में चेंजेस है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब चेंज हो रहा है इससे लिंक हुआ है जिसको हम लोग फ्लक्स बोल रहे हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज, और वही रिस्पॉन्सिबल है इसमें ईएमएफ का। तो पहला लॉ क्या है कि whenever the magnetic flux linked to the coil changes there will be induced EMF। जब कभी भी किसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करता हुआ चेंज होगा EMF इंड्यूस्ड होगा। ये पहला लॉ हो गया, ठीक है। दूसरा लॉ क्या कहता है कि ये EMF तो इंड्यूस्ड हो गया, ये समझ गया, लेकिन EMF इंड्यूस्ड होगा तो वो कितना होगा ये कैसे पता करेंगे? तो इसका जवाब फराडे के सेकंड लॉ में। फराडे का सेकंड लॉ ये कहता है कि जब कभी फ्लक्स लिंक होगा और चेंज होगा तो EMF इंड्यूस्ड होगा। अब वो जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो कितनी जल्दी चेंज होगा, वो जो चेंज होगा वो चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके EMF में। मतलब कि अगर आप धीरे धीरे, जैसे इसको आप यहां समझ सकते हैं कि जैसे
फ्लक्स इसका बेसिक कंसेप्ट क्या निकला कि जब भी कॉइल में फ्लक्स लिंक करे और चेंज हो तो ईएमएफ पैदा होगा। यहां पर भी वही बात है, जब हम बार मैग्नेट को नजदीक ले जाते हैं तो फील्ड लाइंस इसमें मैक्सिमम होता चला जाता है, और जब हम दूर ले जाते हैं तो फील्ड लाइंस इसमें मिनिमम होता चला जाता है। इस वजह से मोशन वाले कंडीशन में डिफ्लेक्शन दिखता है। लेकिन जब हम ए नंबर पर जहां हम लाकर रोक दिए, फील्ड लाइंस इसमें से 3 है तो 3 ही है, कोई चेंज नहीं। जब हम बी पर लाकर रोक दिए तो इसमें अगर फील्ड लाइंस 10 है तो 10 का 10 ही है, कोई चेंज नहीं। लेकिन जब हम ए से बी ले जाते हैं तो 0 से 10 हो जाता है। जब हम बी से ए ले जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है, 0 से 10 से 0, तो फील्ड लाइंस चेंज हो रहा है, इस वजह से इसमें ईएमएफ पैदा होगा। अब यहाँ सेकेंड लॉ ये कहता है कि कितनी जल्दी जल्दी फील्ड लाइंस चेंज हो। अगर हम इसको धीरे धीरे ले जाएंगे और धीरे धीरे वापस लाएंगे तो इसमें जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो चेंज तो हो रहा है लेकिन बहुत स्लोली हो रहा है, तो इसमें ईएमएफ भी बहुत कम पैदा होगा। लेकिन जब हम इसको स्पीड में ले जाएं और स्पीड में वापस लाएं तो इसमें जो फ्लक्स लिंक है वो जल्दी जल्दी चेंज होगा, और जब जल्दी जल्दी चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो जो सेकेंड लॉ है, फैराडे का सेकेंड लॉ, वो कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ये है फैराडे का सेकेंड लॉ कि किसी भी कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। ठीक है, फैराडे के एक्सपेरिमेंट को समझने के बाद और इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर ही उन्होंने 2 लॉ दिए। उसके स्टेटमेंट को देख लेते हैं। फैराडे का पहला लॉ यही है कि जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करे किसी कॉइल से और वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उस कॉइल में, और जैसा कि हम लोगों ने यहाँ देखा। ठीक है, जब भी यहाँ पर इस वाले कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करता हुआ चेंज हो रहा है तो इस वाले कॉइल में इस वाले कॉइल के गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है, और डिफ्लेक्शन इस बात का सबूत है कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। दूसरा लॉ क्या है, दूसरा लॉ ये कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू द कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ। दूसरा लॉ इसी बात के मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहा है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो और वो चेंज हो तो उसका जो रेट होगा वो चेंज रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ के, मतलब ई प्रोपोर्शनल चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डी फाई बाई डी टी, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंबल फाई और चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जहां भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। यहां पर जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू 1 होता है, इसलिए डायरेक्ट इसे लिख दिया E इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स मतलब फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसमें हम लोग एक माइनस साइन भी देते हैं, तो E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी। तो ये माइनस साइन क्यों आया है ये हम लोग लेंज लॉ में क्लियर हो जाएगा कि ये माइनस साइन क्यों आया। माइनस साइन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी इसमें ईएमएफ पैदा होगा तो ये जो ईएमएफ होगा वो अपने बदलाव का विरोध करेगा, अपोज करेगा कि इसमें जो बदलाव है वो ना हो। इस वजह से ये माइनस साइन यहां दिया गया। तो ये माइनस साइन क्यों है ये लेंज लॉ में और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें।